Hello everyone, welcome to Calm Classes. I hope you guys are doing well. अभी तक एंसेंट हिस्ट्री में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर 16 महाजनपद तक देखा था। ठीक, 16 महाजनपद में ही हमने मगध साम्राज्य के बारे में भी जाना। तो जैसा कि हमने मगध के उत्कर्ष वाले वीडियो में देखा था कि मगध पर 7 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें से हमने 3 वंश के बारे में देखा था, जो कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश थे। उसके बाद नंद वंश के बाद विदेशी आक्रमण हुए, जो कि यूनानी और ईरानी आक्रमण थे, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो अब हम मौर्य वंश के बारे में देखें। तो आइए देखते हैं मौर्य वंश के बारे में। तो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक, मौर्य वंश के बारे में जानकारी निम्नलिखित स्रोतों से मिलती है, जो कि साहित्यिक स्रोत हैं और पुरातात्विक स्रोत हैं। ठीक, तो साहित्यिक स्रोत जो है उसमें पहला है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य ने लिखा था। दूसरा है इंडिका जो है वो मैगस्थनीज ने लिखा था। और तीसरा है मुद्रा राक्षस। ठीक, तीसरा है मुद्रा राक्षस, जिसे विशाखदत्त ने लिखा था। और चौथा है जैन और बौद्ध ग्रंथ, जिससे कि हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। और उसके बाद है पुरातात्विक स्रोत, जिसमें जो है अशोक के जो अभिलेख थे, जो अशोक द्वारा जो निर्माण कराए गए थे, उनके हिसाब से जो हमें तथ्य मिलते हैं वो है पुरातात्विक स्रोत, जिसमें से जूनागढ़ का अभिलेख जो है और रुद्रदामन का जो अभिलेख है ये महत्वपूर्ण है, जिससे हमें सबसे ज़्यादा मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। आगे देखते हैं तो मौर्य साम्राज्य का विस्तार देखते हैं अब। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और एक विस्तृत राज्य की स्थापना की। उसने उत्तर में हिमालय से, दक्षिण में मैसूर, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तथा पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यानी उत्तर से जो है यहाँ से पूरा आपका कहाँ तक कह रहा है, मैसूर तक, ये जो कर्नाटक का हिस्सा आता है इधर, ये यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में हिंद कुश पर्वत तक, मतलब यहाँ तक पूरा जो है वो, और पश्चिम में अरब सागर तक जो है। उत्तर पश्चिम हो गया ये, और पूरा पश्चिम हो गया ये, और ये पूरब हो गया आपका, होगा दक्षिण में मैसूर तक, और ये हो गया हिमालय से। ठीक, उत्तर में। तो इतना बड़ा जो साम्राज्य था वो था मौर्य साम्राज्य। ठीक, आगे देखते हैं। तो अब देखेंगे मौर्य साम्राज्य के शासक। तो जो सबसे पहले थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की। फिर आए बिंदुसार, चंद्रगुप्त के पुत्र। उसके बाद अशोक, बिंदुसार के पुत्र। फिर आए दशरथ मौर्य। फिर आए संप्रति। फिर आए शशिशुक। फिर आए देववर्मन। फिर आए शतधन्वन। फिर आए बृहदत्त। ठीक, तो हमें इन सबको याद नहीं करना और हमें इन सब के बारे में नहीं पढ़ना है। हमें केवल इन 3 के बारे में जानना है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में, जिसकी एग्ज़ाम्स में जिन पर क्वेश्चंस बनते हैं। और ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें से हमें केवल ये बृहदत्त याद रखना होगा, क्योंकि ये जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, इसलिए बस इनका नाम हमें याद रखना होगा कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, वो थे बृहदत्त। और चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में अब हम आगे देखेंगे। ठीक, तो अब देखते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के प्रथम शासक तथा संस्थापक थे। ये हमेशा याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके यह मगध के राजा बने और इन्होंने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य के और क्या नाम है, तो उनके और नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक, धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। ठीक, यानी चंद्रगुप्त की जो पहली पत्नी थी वो थी दुर्धरा, जिससे चंद्रगुप्त ने विवाह किया था। उसके बाद यूनानी लेखकों द्वारा चंद्रगुप्त को जो नाम दिए गए थे वो क्या थे, ये एक पॉइंट है यहाँ पर कि
जो यूनानी लेखक थे उन्होंने अपने अपने लेख में चंद्रगुप्त को अलग अलग नाम से संबोधित किया था, जिसमें से एक हैं प्लूटार्क, ठीक, जिन्होंने अपने लेख में जो है अब चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोट्रोकस कहा है, और दूसरे हैं जस्टिन, जिन्होंने कहा है सेंड्रोट्रोकस, ठीक। उसके बाद 1793 में सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम ये बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के ये नाम है, यानी कि जब उनके लेख में ये मिलता है कि एंड्रोट्रोकस जो हैं, जो मगध के राजा थे, वो उन्होंने नंद वंश का अंत किया और नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित किया, ठीक। तब पता चला, तब इन्होंने बताया कि जो एंड्रोट्रोकस और सेंड्रोट्रोकस हैं वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक। आगे देखते हैं, तो देखते हैं 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर दिया। तो सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर जो था वो आपका सिकंदर का थल सेनापति था, जो सिकंदर के मृत्यु के बाद जो है इस पे मगध पे आक्रमण किया। उसे लगा कि अभी भी यहाँ पर नंदवंश का शासन है, तो उसने तब उस समय आक्रमण किया था 305 ईसा पूर्व में, किंतु चंद्रगुप्त ने उसे पराजित कर दिया और उसकी पुत्री कार्नेलिया से विवाह कर लिया, जिसका नाम हेलेना भी था, ठीक। युद्ध की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत काबुल, गांधार, हेरता और मरकान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया, जो कि ये आपका जो इलाका जो ये ब्लैक इसमें सर्कल में है वो जो है वो है काबुल, गांधार, केरता और मरकान, जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को दे दिया था इसके शर्तों के युद्ध की शर्तों के अनुसार। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट किए, ठीक। आगे देखते हैं, सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, ठीक। अब जानते हैं कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कैसे हुई। तो जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और कर्नाटक में स्वर्णबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में सलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिए, ठीक। सलेखना विधि क्या होती है? तो यह एक जैन धर्म की विधि है जिसमें भोजन और जल को त्याग कर तपस्या की जाती है और अपने प्राणों को त्याग दिया जाता है। इस कारणवश जो है चंद्रगुप्त की इस तरीके से मृत्यु हुई। उसके बाद बिंदुसार का शासनकाल आया। तो बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे तथा उनकी माता का नाम दुर्धरा था, ठीक, जो कि चंद्रगुप्त की पहली पत्नी थी। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक। सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत डाइमैक्स को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। जो सीरिया का शासक एंटियोकस था उसने अपने राजदूत डाइमैक्स को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो तब बिंदुसार ने डाइमैक्स से पूछा कि सीरिया में कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध हैं। तो उसने उन्हें बताया कि वहाँ की अंजीर, मीठी शराब तथा यूनानी दार्शनिक जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। तब बिंदुसार ने सीरिया नरेश से अंजीर, मीठी शराब और यूनानी दार्शनिक की मांग की। तो उसके बाद एंटियोकस ने 2 वस्तुएं, मीठी शराब और अंजीर तो भिजवा दिया, परंतु उन्होंने कहा कि यूनानी दार्शनिक की मांग सही नहीं है, क्योंकि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जाता है। अब आगे देखते हैं। तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया। उस समय तक्षशिला का राजकुमार जो था बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था, पर वो विद्रोह को दबाने में असफल रहा। तब बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक को वहाँ भेजा। वो उस समय अवंती का जो था राज्यपाल था। तो इस पर एक सवाल बनता है कि जो अशोक था वो राजा बनने से पहले जो आपका मौर्य वंश है उसमें क्या था? तो अशोक जो है शासक होने से पूर्व जो है अवंती का राज्यपाल था। उसे विद्रोह को दबाने के लिए भेजा और अशोक ने बड़ी ही
क्रूरतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया, जिसमें बहुत सारे नरसंहार हुए, जिसमें महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया था। ठीक, बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक को मगध का सिंहासन दे दिया गया। अब आगे हम अशोक के बारे में देखते हैं। तो अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। यानी कि जो अशोक था वो सबसे क्रूर शासक था, उसने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों को मार दिया था। 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ और अशोक की माँ का नाम सुभद्रांगी था। ठीक, राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक, और कलिंग को जीत लिया, परंतु कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है अशोक को गुप्त ने दी थी। यानी अशोक को जो बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ था वो उपगुप्त के द्वारा हुआ था। आगे देखते हैं। अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था, उसने इसे अपना कोई राजकीय धर्म नहीं घोषित किया था। अशोक ने केवल जो है खुद अपने आप को बौद्ध धर्म में, मतलब बौद्ध धर्म का पालन करने लगा। वो खुद, उसने अपने पूरे राज्य में इसकी घोषणा नहीं की कि सब बौद्ध धर्म का पालन करें। ठीक, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो महेंद्र, अपने बेटे और बेटी संघमित्रा द्वारा श्रीलंका भेजकर करवाया था। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गया में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। 4 गुफाओं का निर्माण अशोक ने गया में करवाया था, जो कि इस तरीके से दिखता है। तो ये इसने आजीवक संप्रदाय के जो लोग थे उनके लिए करवाया था। ठीक, आगे देखते हैं। तो अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया, जिसमें अशोक के अभिलेखों की भाषा जो थी वो प्राकृतिक थी और इसे 4 लिपियों में लिखा गया था। वो 4 लिपियाँ कौन कौन सी थी? तो वो 4 लिपियाँ थीं ब्रह्म लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। ये जो 4 लिपियाँ थी वो थी ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। और ये लिपियाँ कहाँ कहाँ मिली हमें? तो जो ब्रह्म लिपि थी वो हमें भारत में मिली, खरोष्टी लिपि जो है वो हमें पाकिस्तान में मिली, और अरमाइक लिपि जो है वो अफ़गानिस्तान में मिली, और ग्रीक लिपि जो है वो अफ़गानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिली हमें। ठीक, तो ये हो गए जो अशोक के लिपियाँ थी, जो उसके अभिलेख थे, उन्हें 4 लिपियों में लिखा गया था। वो कुछ इस प्रकार थे। ठीक, और इसमें एक और बात है कि जो खरोष्टी लिपि है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक, खरोष्टी लिपि जो है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेख को पढ़ने के लिए जो सबसे पहली सफलता मिली थी वो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। यानी कि जो अशोक के अभिलेख थे उनको समझने में जो सबसे पहले सफलता मिली वो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली। ठीक, अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रदर्शी, यानी देवताओं को पसंद आने वाला जो है वो लिखा था। ठीक, और मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक की मास्की में जो है नेदर तथा उदेगोलान अभिलेख में अशोक का नाम स्पष्ट अशोक ही लिखा है। यानी कि जो मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में जो हमें मिले वहाँ पे हमें नेदर तथा उदेगोलान जो अभिलेख मिले उसमें अशोक का नाम जो है अशोक ही लिखा था। उसके बाद जो राजस्थान में जो अभिलेख मिला जिसका नाम था भ्राबू, उसमें जो है अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है। तो कुछ अभिलेखों में जो है अशोक को देवनाम प्रियदर्शी लिखा गया है, कुछ में आपको अशोक ही मिलेगा और कुछ में उसका नाम मगध का सम्राट के तौर पे लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। तो अशोक की धम्म यात्रा क्या थी? अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की संहिता बनाई उसे धम्म कहते हैं। यानी जो
जीवन को जीने की जो नियम कानून बनाए गए अशोक द्वारा, उसे अशोक की धम्म यात्रा बोलते हैं और उसे ही धम्म बोलते हैं। तो अशोक का धम्म स्वनियंत्रण पर आधारित था। अशोक ने कहा कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षुक का आदर करे, व्यक्ति दास तथा सेवक के प्रति उदार रहे, ठीक, और व्यक्ति जो को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। ये जो है अशोक द्वारा दिए गए कुछ नैतिक सिद्धांत हैं। आगे देखते हैं। तो अशोक के चतुर्दश अभिलेख हैं, यानी कि अशोक के 14 आपके अभिलेख हैं, जिनमें प्रथम शिलालेख जो है उसमें है कि इनमें अहिंसा पर बल दिया गया है और पशु बलि की निंदा की गई है, यानी कि जो पशुओं की हत्या होती थी उसकी निंदा की गई है और अहिंसा पर बल दिया गया है। द्वितीय शिलालेख जो था उसमें मनुष्य के साथ पशु चिकित्सा का भी चर्चा है। तीसरा जो है अभिलेख जो शिलालेख था उसमें है कि इसमें अशोक ने 3 अधिकारी राजुक, यानी राजुक, युक्तक तथा प्रेदशक का चर्चा किया है, जो कि धम्म के प्रचार के लिए थे। ये जो राजुक, युक्तक और प्रेदशक थे वो धम्म का प्रचार करने के लिए थे, जो अशोक के 3 अधिकारी थे। चौथे अभिलेख में शिलालेख में मिलता है कि इसमें भैरी घोष के युद्ध पर धम्मघोष की नीति की चर्चा है, यानी कि जो युद्ध है उसके जगह जो बौद्ध का नीति है उसकी चर्चा है चौथे शिलालेख में। पांचवें शिलालेख में क्या मिलता है, इसमें महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा मिलती है, जो कि धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। छठवें में क्या मिलता है, तो छठवें शिलालेख में मिलता है कि अशोक ने कहा मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकता है, यानी कि अशोक को मिलने के लिए किसी भी तरह की पाबंदी नहीं थी अशोक से मिलने के लिए। सातवें शिलालेख में क्या मिलता है कि इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है, जो सबसे बड़ा शिलालेख है। सातवां शिलालेख जो है सबसे बड़ा है, जिसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात की है। आठवां शिलालेख क्या है, इसमें अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा है, जो इसके राज्याभिषेक से 8 वर्ष से प्रारंभ होती है। राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद गया और 20 वर्ष बाद लुम्बिनी इस शिलालेख में जो है अंकित है। उसके बाद 9वें शिलालेख में जो है इसमें सच्ची भेंट और शिष्टाचार का वर्णन है, जो कि 9वें अभिलेख में है। 10वें में है राजा व अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वें अभिलेख में है धम्म की व्याख्या, जो अशोक का धम्म था, जो उसकी नीतियाँ थी उसकी व्याख्या जो है वो 11वें अभिलेख में है। 12वें अभिलेख में क्या है, इसमें स्त्रियों के स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्रा नामक अधिकारी की चर्चा है, यानी कि जो स्त्रियों के लिए एक महामात्रा यानी एक मंत्री है, वो स्त्री महामात्रा जो अधिकारी स्त्रियों के हित के लिए सोचे, वो है 12वें अभिलेख में। 13वें अभिलेख में है इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है, जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाकर क्रूरता त्याग दिया। उसके बाद 14वें अभिलेख में जो है उसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया। ये हो गए अशोक के चतुर्दश अभिलेख। जो 14 अभिलेख हैं वो ये हैं आपके अशोक के। ठीक, आगे देखते हैं। तो प्रमुख अध्यक्ष कौन कौन थे अशोक के। तो उसमें पहला था शुल्काध्यक्ष, जो व्यापार से प्राप्त कर की जो है वो कर को एकत्रित करता था। दूसरा था पौतवा अध्यक्ष, माप तौल के मान को नियंत्रित करने वाला। ठीक। तीसरा था सूत्राध्यक्ष, वस्त्रोद्योग मंत्री को सूत्राध्यक्ष बोलते थे। चौथा था शूना अध्यक्ष, बूचड़खाने और चर्म उद्योग का अध्यक्ष जो था वो था शूना अध्यक्ष। और उसके बाद था लक्षणा अध्यक्ष, जो कि टकसाल का अध्यक्ष था, यानी जो सिक्कों की जानकारी रखता था। उसके बाद आता है अश्वाध्यक्ष, जो घोड़ों की देखभाल करता था। उसके बाद आता है हत्स्या अध्यक्ष, जो कि हाथियों की देखभाल करने वाला था। उसके बाद आता है अकारा अध्यक्ष, जो कि खान मंत्री था। और उसके बाद आता है सीता अध्यक्ष, जो कि कृषि विभाग था।
और जो अशोक के समय में मौर्य वंश में जो राजकीय जमीन होती थी उसे सीता कहा जाता था, और राजकीय कर को भी सीता कर के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं, तो मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था कैसी थी। तो यूनानी इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वरोही, 9,000 गज सेना और 8,000 रथ सेना थी। कितनी थी? 6 लाख जो थे पैदल थे सैनिक, 30,000 घोड़ों पे थे, 9,000 हाथियों की सेना थी और 8,000 रथ की सेना थी। मैग्नेथिस के अनुसार सेना की देख रेख के लिए एक अलग विभाग था जिसमें 30 सदस्य थे जो कि सेना की देख रेख करते थे। उच्च अधिकारियों को महामात्रा कहा जाता था। जो अशोक के शासनकाल में जो उच्च अधिकारी थे उन्हें हम महामात्रा कहते थे। जैसे पिछले हम इसमें हमने देखा था जहाँ पे स्त्री महामात्रा थी जो कि एक उच्च अधिकारी थी अशोक की। तो कौटिल्य के अनुसार राजा को परिस्थिति के अनुसार 3 प्रकार का युद्ध करना चाहिए। पहला था प्रकाश युद्ध, जिसमें क्या होता है, उसमें आमने सामने युद्ध करना चाहिए जो एक खुले मैदान में होता है। दूसरा होता है कुट युद्ध, जिसमें चालाकी और चालबाजी से युद्ध करनी चाहिए। उसके बाद तीसरा होता है तुसड़ी युद्ध, जिसमें अप्रत्यक्ष युद्ध, यानी कि शत्रु के राज्य में गृह युद्ध छिड़वा दे, यानी उसमें उसके राज्य में फूट डलवा दे। तो ये हो गए 3 युद्ध जो कि कौटिल्य द्वारा बताए गए थे। अब देखते हैं इसकी सामाजिक व्यवस्था। तो चाणक्य के अनुसार अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। ठीक, चाणक्य ने केवल 4 वर्णों को, 4 परंपरागत वर्णों का उल्लेख किया है अपने अर्थशास्त्र में। पर मैग्नेथिस ने जो है चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया। उसने इन चारों वर्णों का उल्लेख जो है वो नहीं किया है। उसने आर्थिक आधार पर भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। वो वर्ग क्या क्या हैं? तो पहला है दार्शनिक, इसके अंतर्गत पुजारी, भिक्षु तथा विद्वान आते थे। दूसरा था कृषक, जो कि मैग्नेथिस ने 7 वर्गों में कृषक की संख्या को सबसे ज़्यादा बताया, यानी कि किसान जो थे वो सबसे अधिक संख्या में थे। तीसरे थे पशुपालक, ये पशुपालन का कार्य करते थे। चौथे थे व्यापारी शिल्पी, ये अधिकांशतः नगरों में निवास करते थे। पांचवें थे सैनिक, समाज में किसानों के बाद सैनिक सर्वाधिक संख्या में थे, यानी सबसे ज़्यादा संख्या में किसान थे, उसके बाद जो है वो आपके सैनिक थे। उसके बाद 6वें नंबर पर आता है निरीक्षक, ये समाज में व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। और 7वें नंबर पर आता है मंत्री, समाज में इसके अंतर्गत शासक वर्ग आता है। ये हो गए मैग्नेथिस के अनुसार जो है वर्णों का आपके विभाजन भारतीय समाज का। आगे देखते हैं सामाजिक वास्तुकला, जो इसके मौर्य वंश में अशोक के शासनकाल में सामाजिक वास्तुकला थी। तो मौर्य काल में लकड़ी के भवन हुआ करते थे जो वर्तमान पटना में मिलते हैं। जो इसके वो प्रमाण हैं वो अभी भी पटना में मिलते हैं कि मौर्य काल में जो है वो लकड़ी के भवन हुआ करते थे। मौर्य काल के पत्थर के कुशल कारीगर थे। मौर्य काल में जो है वो पत्थर के कुशल कारीगर थे। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया है, जो सबसे बड़ा स्तूप है, जो ये है मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप, जो सबसे बड़ा स्तूप है। उसके बाद अशोक ने यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया, जिस पर 4 पत्थर के शेरों को एक ही जगह रखा गया है, जो कि अहिंसा का सूचक है। यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है, जो ये है। इसमें 4 शेर हैं, 1, 2, 3 और एक इसके पीछे की तरफ, जो एक साथ रखे गए हैं। ये हो गया आपका अशोक स्तंभ और ये हो गया सांची स्तूप। तो ये हमने देखा पूरा मौर्य वंश की, मौर्य वंश में कौन कौन से शासक थे। ठीक, जिनमें हमें 3 शासकों के बारे में केवल पढ़ना था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोक के बारे में और बिंदुसार के बारे में। ठीक, अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं इस पर। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न जो है, पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है भट्ट स्वामी, ऑप्शन बी है विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी है राजशेखर और ऑप्शन डी है विशाखदत्त। तो जो चाणक्य का नाम था दूसरा वो था विष्णुगुप्त। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ऑप्शन ए है स्वर्णगिरी, ऑप्शन बी है तक्षशिला, ऑप्शन सी है उज्जैन और ऑप्शन डी है वैशाली। तो बिंदुसार ने जो विद्रोहियों को कुचलने के लिए तक्षशिला भेजा था। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। अब तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है मौर्य सम्राट अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध और ऑप्शन डी है भगवान महावीर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मौर्य सम्राट अशोक को ही देवनाम प्रियदर्शी भी जो उसके अभिलेख में मिलता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर दिया? तो ए ऑप्शन है जूडिज्म, बी है बौद्ध, सी है हिंदू और डी है जैन। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये है ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक, सी है समुद्रगुप्त और डी है बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर जो है जिसने जैन धर्म को अपनाया था वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, और अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? मौर्य वंश का शासक नहीं है इसमें। तो ए है अजातशत्रु, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है अशोक और डी है बिंदुसार। ठीक, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। अजातशत्रु जो है वो मौर्य वंश का शासक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, बी है ऋग्वेद, सी है पुराण और डी है इंडिका। तो इसकी पुस्तक का नाम था इंडिका। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किससे बना था? ऑप्शन ए है ईंटों का, बी है पत्थर का, सी है लकड़ी का और डी है मिट्टी का। तो जो चंद्रगुप्त का महल था वो लकड़ी का बना था, जो कि हमें पटना में अभी भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है अशोक, बी है गौतम बुद्ध, सी है चंद्रगुप्त मौर्य और डी है खरगोन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सांची स्तूप जो है वो अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है जॉन टावर, बी है हैरी स्मिथ, सी है चार्ल्स मेटकाफ और डी है जेम्स प्रिसेप। तो जो इसके शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था वो था ऑप्शन बी जेम्स प्रिसेप, जिसने सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है शिलालेख 1, ऑप्शन बी है शिलालेख 2, सी है शिलालेख 12 और डी है शिलालेख 13। तो कलिंग युद्ध की जो विजय की उल्लेख है वो ऑप्शन डी शिलालेख के 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक, ये हो गया पूरा मौर्य वंश के बारे में, जिसमें हमने मौर्य वंश के शासकों के बारे में, वंश में बनाई वास्तुकला के बारे में, उसकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में, उसके सैन्य बल के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में देखा और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी देखें। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मौर्योत्तर काल में जो विदेशी युद्ध वो देखेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।